नमस्कार। मेरा नाम है चेतन चौधरी। जैसा कि आप जानते हैं कि स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट लगातार इस चैनल पर प्रोवाइड किया जा रहा है और उसी दिशा में जो आज का टॉपिक है वो है जीन पियाजे। जीन पियाजे का हम संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रिंसिपल पढ़ेंगे और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि काफ़ी दिन से इस चैनल पर वीडियोस नहीं आ रही हैं। उसका कारण है कि मेरे पड़ोस में कंस्ट्रक्शन का काम चालू था तो काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा हो रहा था। तो मेरी कोशिश रहती है कि आपको एक बाधा रहित इन्वायरमेंट में वीडियोस प्रोवाइड की जाएँ। बाकी इस चैनल पर आपने अभी तक इतने सारे टॉपिक्स को कवर कर ही लिया है, जो कि टॉपिक वाइज सिलेबस आपका काफ़ी आगे बढ़ चुका है। आज की जो वीडियो है वो है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के सिद्धांत। और मनोविज्ञान के सिद्धांत के अंदर हम पढ़ेंगे पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। संज्ञान से आप ये अभी शुरुआत में समझ लीजिए, संज्ञान कहते हैं आपके मानसिक प्रत्ययों को, यानी कि आपकी एक तरीके से कहें तो जो भी बुद्धि से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनको संज्ञान में कहा जाता है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि बौद्धिक रूप से यानी कि बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होता है मानसिक रूप से, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो जीन पियाजे एक प्रमुख नाम है चाइल्ड साइकोलॉजी में, बाल मनोविज्ञान में। और लगभग हर बच्चा, कोई भी ट्रेनी जो होता है वो जब डीएड या बीएड करता है तो जीन पियाजे के बारे में प्रमुख रूप से पढ़ता है। और जब हम देखते हैं कि कोई भी स्टेट या फिर सीटेट वगैरह एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर कोई प्रमुख एग्ज़ाम जो कि आपकी जॉब से जुड़े हुए होते हैं टीचिंग रिलेटेड फील्ड में, उनमें पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी या पियाजे इटसेल्फ, इन दोनों टॉपिक से या एक ही टॉपिक से मैं कहूँ तो क्वेश्चन आता ही आता है हर एग्जाम में। जिस किसी में भी आपका पोर्शन सीडीपी का होगा या फिर स्पेशल एजुकेशन का होगा, तो ये थ्योरी एक तरीके से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने कोशिश की है इस नोट्स के जरिए जो कि आपको दिखाने वाला हूँ, इसमें कोई भी टॉपिक ऐसा ना रहे जिसमें कि क्वेश्चन आपसे छूट जाए। तो हम शुरू करते हैं पियाजेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। शुरुआत में हम जानेंगे पियाजे के बारे में, जीन पियाजे के बारे में। जीन पियाजे, और देखिए कुछ मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जिनके बारे में आपको मतलब जो है नाम याद ऐसे हो जाने चाहिए जैसे उंगलियों पे, जैसे कि उनके बारे में कोई भी व्यक्ति आपसे चर्चा करे तो आप एकदम फ्लुएंटली उनके बारे में बता सकें। जैसे कि कुछ प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं, जैसे जीन पियाजे हो गए आपके, लेव वाइगोट्स्की हो गए, ठीक है, ब्रूनर हो गए, और थॉर्नडाइक हो गए, स्किनर हो गए, और नोआम चॉम्स्की हो गए। ये कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिनका जो योगदान है बच्चे को समझने में, बच्चे के डेवलपमेंट में, वो एक तरीके से कहें कि इन्होंने मानक स्थापित किए हैं। मानक स्थापित करने से मेरा मतलब कि कोई भी व्यक्ति इनके बराबर रिसर्च या फिर ऐसे पर्टिकुलर फील्ड में, जैसे कि नोआम चॉम्स्की ने भाषा पे बहुत ज़्यादा कार्य किया कि बच्चे का जो लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है। ऐसे जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास पे कार्य किया और लेव वाइगोट्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक विकास पे काम किया। तो हर किसी का अपना फील्ड है, स्पेशलाइजेशन है कार्य करने का, और सबने अपने पर्टिकुलर फील्ड में काम किया है। तो जीन पियाजे के बारे में हम बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था वो स्विट्जरलैंड में हुआ था। स्विट्जरलैंड में एक प्लेस है नुसाटिल, 9 अगस्त 1896। आप ये डेट याद करें या ना करें, लेकिन इतना समझ लीजिए कि जीन पियाजे और एक मनोवैज्ञानिक प्रमुख जिनका मैंने नाम लिया था लेव वाइगोट्स्की, उनका जो जन्म था वो एक ही वर्ष हुआ था। ठीक है, तो वो हुआ था 1896 में। और इनकी जो मृत्यु हुई थी जीन पियाजे की, वो हुई थी 16 सितंबर 1980 को, और ये भी स्विट्जरलैंड में मृत्यु हुई थी जिनेवा में। जिनेवा आप जानते हैं प्रमुख स्थान है, यहाँ पे कई सारे हेड ऑफिस जो है यूएनओ के हैं। अच्छा, इनका प्रोफेशन था, प्रमुख प्रोफेशन जो है साइकोलॉजिस्ट था, लेकिन साइकोलॉजिस्ट बनने से पहले ये बायोलॉजिस्ट थे। ठीक है, जीव विज्ञानी थे, और जीव विज्ञान में इन्होंने पीएचडी की डिग्री तक हासिल की थी। तो हम कह सकते हैं कि अपने जीवन का एक प्रमुख हिस्सा इन्होंने जीव विज्ञान में दिया और नेचुरल साइंस में दिया। एपिस्टोमोलॉजिस्ट थे जो प्रमुख रूप से ये जाने जाते हैं। इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन ये थ्योरी दी थी, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। संज्ञान से जैसे मैंने मतलब बताया मैंने आपको, मानसिक विकास। ठीक है, तो इनके बारे में और थोड़ा पढ़ें। इनके पिताजी का नाम आर्थर पियाजे था। मैं इसलिए क्यों थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ कि आपकी जो संज्ञान की बात हो रही है, तो संज्ञान से ही रिलेटेड चीज़ें मैं करने की कोशिश करता हूँ कि आपकी
जो इंटरेस्ट होता है, जब किसी भी टॉपिक को हम शुरुआत करते हैं तो उसको एक इंटरेस्टिंग वे में जब हम शुरुआत करते हैं, बेस जब हमारा मजबूत होता है तो चीज़ें बहुत आसानी से हमारी दिमाग में आती हैं। तो इसीलिए थोड़ा-सा किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले उसका बैकग्राउंड या बेस जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो जीन पियाजे थे, उनके पिताजी आर्थर पियाजे एक प्रोफ़ेसर थे मेडिवल लिटरेचर यानी कि मध्यकालीन साहित्य के, स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है? एंड हिज़ मदर रेबेका जैक्सन वाज़ डीपली रिलीजियस एंड इंटेंस। एक बहुत ही धार्मिक महिला थी। तो जीन पियाजे का जो जन्म हुआ था, हम कह सकते हैं कि हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकता जीन पियाजे को बहुत अच्छी मिली थी। दोनों ही माता-पिता एक अच्छे प्रोफ़ेशन में थे, क्योंकि एक स्पिरिचुअलिटी के लेवल पे देखा जाए तो उनकी माँ बहुत एक्टिव थी, रेबेका जैक्सन। और अगर मेडिवल लिटरेचर यानी कि साहित्य को पढ़ने वाले भी बहुत डीप थिंकिंग के होते हैं, तो आर्थर पियाजे भी एक तरीके से बहुत ही एक तरीके से हम कहें कि ज्ञानी व्यक्ति थे। तो दोनों का ही जो हेरिडिटी है उसका प्रभाव जीन पियाजे पर पड़ा। जीन पियाजे की जो अर्ली क्यूरियोसिटी यानी कि जो जिज्ञासा है वो जागृत हुई। जिज्ञासा जागृत होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जिज्ञासा ही इंटरेस्ट पैदा करती है सीखने के लिए। क्वेश्चन आप जब आप अपने आप से करते हैं, किसी और से करते हैं, उसी को कहते हैं क्यूरियोसिटी यानी कि जिज्ञासा, जानने की इच्छा। तो ये जीन पियाजे के अंदर उत्पन्न हुई। और आपको पता ही है कि जब हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों ही अच्छे मिलते हैं किसी भी बच्चे को, तो उसका डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। तो जीन पियाजे का डेवलपमेंट दोनों ही रूप से बहुत अच्छा चल रहा था, ठीक है? तो पियाजे स्टडीज नेचुरल साइंस एट द यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूसाटिल एंड अर्नड ए पीएचडी इन बायोलॉजी बाई एज 22 की एज में इन्होंने बायोलॉजी में पीएचडी की डिग्री हासिल की यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूसाटिल से। यहाँ ध्यान रखने की बात है, बायोलॉजी में, ठीक है, जीव विज्ञान में पीएचडी की डिग्री हासिल की। अब बायोलॉजी तक 22 साल की उम्र में पियाजे कार्य कर रहे थे, तो फिर साइकोलॉजी के रूप में कैसे, मतलब साइकोलॉजी की फील्ड में कैसे आए? तो मैंने आपको जब बुद्धि पढ़ाई थी, इंटेलिजेंस पढ़ाई थी, तो एक प्रमुख नाम बहुत जो प्रमुखता से लिया था, जिनका नाम था अल्फ्रेड बिने, जो कि आपके इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं उनके निर्माता थे, ठीक है? तो अल्फ्रेड बिने का नाम इतना ज़्यादा फेमस हो चुका था उस समय कि दुनिया के कोने कोने में अल्फ्रेड बिने फेमस हो चुकी थी, क्योंकि उन्होंने ऐसे सिद्धांत दिए थे बुद्धि को लेकर। तो जीन पियाजे कहीं ना कहीं उनसे प्रभावित थे। अब जीन पियाजे का जो रुख होता है वो चल देते हैं जिनेवा से पेरिस की ओर, क्योंकि पेरिस में अल्फ्रेड बिने की कार्यशाला थी। और जब पेरिस में पहुंचते हैं अल्फ्रेड बिने की कार्यशाला में, तो इनको पता चलता है कि अल्फ्रेड बिने की मृत्यु तो पहले ही हो चुकी है। हालांकि ये पता पहले भी चल चुका होगा कि अल्फ्रेड बिने की मृत्यु जीन पियाजे से के पहुंचने से पहले हो चुकी है। हालांकि यहाँ पे एक कॉमन भ्रांति बहुत ही चर्चित डिस्कशन में आपको मिल जाएगा कि अल्फ्रेड बिने और जीन पियाजे ने साथ में कार्य किया या अल्फ्रेड बिने से जीन पियाजे के गुरु थे। लेकिन सच्चाई ये है कि अल्फ्रेड बिने की मृत्यु जीन पियाजे के पहुंचने से पहले ही हो चुकी थी। आपने एक जब मैं इंटेलिजेंस टेस्ट पढ़ा रहा था तो एक नाम जो मैंने बताया था, बिने साइमन टेस्ट, बिने साइमन टेस्ट करके एक पढ़ाया था मैंने, ठीक है ना? तो इसमें मैंने बताया कि बिने की मृत्यु हो चुकी थी, अल्फ्रेड बिने जीन पियाजे के पहुंचने से पहले, लेकिन साइमन जीवित थे। इन्होंने जीन पियाजे को मार्गदर्शन किया और जीन पियाजे की जो क्यूरियोसिटी थी, इच्छाएं थी, उनका धीरे धीरे उनको उत्तर मिलने लगा, ठीक है? अब जीन पियाजे वहाँ पे क्या नोटिस करते हैं, वहाँ पे क्या, क्योंकि जीन पियाजे की जिज्ञासा तो पहले ही थी, तो उन्होंने नोटिस किया कि जो बच्चे होते हैं वो लगभग एक ही पैटर्न पर, जो कि समान आयु के होते हैं, मान लीजिए 2 साल का कोई बच्चा है, 2 साल का ही दूसरा बच्चा है, तो वो एक ही तरीके की गलती करते हैं। तो मतलब कि पैटर्न दोहरा रहे हैं वो गलतियों का। और वो पैटर्न कब दोहरा रहे हैं? जब उनकी एज समान है। जैसे एज बढ़ती है तो फिर पैटर्न चेंज होता है, गलतियाँ दूसरे प्रकार की होती हैं। तो ये चीज़ जीन पियाजे के दिमाग में आई, उनको मतलब एक तरीके से ये जानने की इच्छा हुई कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने यहीं से संज्ञान पर यानी कि बुद्धि पर कार्य करना प्रारंभ किया कि बच्चे कैसे सोचते हैं, कैसे इनका डेवलपमेंट होता है। जीन पियाजे के बारे में मैंने प्रारंभिक जीवन और शिक्षा आपको बताई दी। यहाँ पर हिंदी रूपांतरण है, क्योंकि मैं दोनों ही प्रकार के नोट्स आपको प्रोवाइड कराता हूँ और आप ये नोट्स व्हाट्सएप चैनल से प्राप्त करते हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। तो
तो आप वहाँ से ये नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, जीन पियाजे के बारे में एक चीज़ और है कि पियाजे ने जो अपने सिद्धांत दिए थे वो प्रयोगशाला में नहीं बल्कि अपने 3 बच्चों के व्यवहारों को देखकर विकसित किए। जैसा कि मैंने बताया कि उनको एज पैटर्न और समान मिस्टेक्स ये दिख रही थी। तो जीन पियाजे ने अपने तीनों बच्चों के व्यवहार को नोटिस किया। उन्होंने देखा कि जब मेरा बच्चा 2 साल का हो रहा है तो वो किस प्रकार की गलतियां कर रहा है। 2 साल से अचानक जब तीसरे साल में प्रवेश करता है तो एक अलग तरीके की गलतियां करना स्टार्ट होता है। वो गलतियों का पैटर्न जो है वो 2 से 7 साल तक चलता है। तो ऐसे करके वो नोटिस कर रहे थे चीज़ों को। तो ये जो वो व्यवहार को ऑब्जर्व कर रहे थे वो अपने तीनों बच्चों के व्यवहार को ऑब्जर्व कर रहे थे। तो हम कह सकते हैं कि पियाजे ने अपना जो सिद्धांत दिया था वो एक लंबी रिसर्च के बाद दिया था, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को बड़ा होते हुए देखा, उनमें एक लंबा टाइम स्पेंड किया। वह ध्यान से देखते हैं कि उनके बच्चे कैसे खेलते हैं, क्या सोचते हैं और कैसे दुनिया को समझते हैं। उन्होंने महसूस किया कि बच्चे छोटे वयस्क नहीं हैं बल्कि उनकी सोचने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है। कभी कभी स्टेटमेंट आ जाता है एग्जाम में, तो आप ये ध्यान रखिए कि पियाजे ने ये स्टेटमेंट दी था कि बच्चे छोटे वयस्क नहीं हैं बल्कि उनकी सोचने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाय पियाजे। तो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, क्योंकि हम इसके बारे में ही चर्चा कर रहे हैं, तो संज्ञानात्मक निर्मितवाद जो है वो दर्शन शास्त्र की एक हम कहें थ्योरी है, जिसमें कहते हैं कि आप जो है ज्ञान का निर्माण एक्टिव होके करते हैं। ठीक है, यानी कि आपके जो ज्ञान का निर्माण होता है वो तभी होता है जब आप एक्टिव कंस्ट्रक्शन करते हैं ज्ञान का। ठीक है, एक्टिव कंस्ट्रक्शन से मतलब कि जब आप इंटरेक्शन करते हैं खुद से। ठीक है, खुद से इंटरेक्शन के अलावा समाज से इंटरेक्शन करते हैं। यानी कि आप जब डल रहेंगे तो कोई भी चीज़ नहीं सीख पाएंगे, लेकिन जब एक्टिव रहेंगे तो फिर चीज़ें आपके दिमाग में जल्दी से आती हैं। तो यही निर्मितवाद कहता है, यही पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहता है। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत कहता है। तो इसी के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के की ऑब्जेक्ट्स में देखें, चिल्ड्रन डू एक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। जो बच्चे होते हैं वो ज्ञान का निर्माण वो सक्रिय होकर करते हैं। ठीक है, बच्चे ज्ञान का निर्माण सक्रिय होकर करते हैं। डेवलपमेंट कम्स बिफोर लर्निंग। विकास लर्निंग यानी कि अधिगम से पहले होता है। डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन एज पीरियड नॉट कंटिन्यूस। डेवलपमेंट आपके एज पीरियड पे डिपेंड करता है, न कि कंटिन्यू होता है। आपने देखा होगा जब हम प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि कई मनोवैज्ञानिक होते हैं, उनकी अपनी राय होती है, उनके अपने सोचने का तरीका होता है। तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिक इस बात को मानते हैं कि डेवलपमेंट कंटिन्यूस है, डेवलपमेंट निरंतर होता रहता है। लेकिन पियाजे का मानना इसमें थोड़ा अलग था। पियाजे मानते हैं कि डेवलपमेंट कंटिन्यूस नहीं होता बल्कि एज पीरियड के रूप में होता है। यानी कि आप 0 से 2 साल की एज में जो कुछ सीखते हैं, ठीक है, वो आप 2 से 7 साल की उम्र में नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, या फिर 7 से 11 साल की उम्र में जो चीज़ें आप सीख सकते हैं वो 2 से 7 साल की उम्र में नहीं सीख पाएंगे। तो यानी कि ये एज पीरियड हो गए आपके। जो पियाजे ने जो 4 स्टेजेस दी थी डेवलपमेंट की एज पीरियड के अकॉर्डिंग, उनमें 0 से 2 थी, 2 से 7 थी, 7 से 11 थी और 11 से 15 थी, जिनको आप आगे पढ़ने वाले। ठीक है, तो पियाजे मानते हैं कि ये एज पीरियड यानी कि जो आयुगत जो डेवलपमेंट होता है वही आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। वहीं हम बात करें पियाजे के अलावा, एक नाम मैंने अभी प्रमुखता से लिया था, लेव वायगोट्स्की। वायगोट्स्की ये मानते हैं कि बच्चा जो है वो सीखता है लेकिन अपने बड़े से सीखता है। यानी कि एज पीरियड को जो है वो जो वायगोट्स्की हैं वो प्रमुखता नहीं देते और वो ये नहीं मानते कि एज पीरियड के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट होता है, बल्कि लेव वायगोट्स्की मानते हैं कि ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है, और MKO मोर नॉलेजेबल अदर। ये लेव वायगोट्स्की का बारे में बता रहा हूँ मैं, लेव वायगोट्स्की के बारे में। ठीक है, लेव वायगोट्स्की ये मानते हैं कि जो बच्चा सीखता है वो ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि बच्चा जब सीखना शुरू करता है तो वो अपने से बड़े का अनुसरण करता है। ठीक है,
और बड़ा जो है वो सिखाने की जब कोशिश करता है तो बड़ा सिखाता है, सिखाते समय वो ध्यान रखता है कि कितनी मदद की ज़रूरत है बच्चे को सीखने में। और जब बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाता है, वो स्वतंत्र रूप से सीखना शुरू करता है, तो बच्चा एक तरीके से सीख सकता है चीज़ों को, अपनी एज पैटर्न से पहले भी सीख सकता है। तो ये चीज़ें लेव एगोट्स की प्रमुखता से मानते थे। लेकिन जो प्याजे थे वो एक तरीके से कहें कि हम बहुत कठोरता से इस बात को ही मानते थे कि डेवलपमेंट जो है वो एज पीरियड के अकॉर्डिंग होता है, ना कि कंटिन्यूस होता है। ठीक है, तो इसी बात को ये चीज़ सिद्ध कर रही है, डेवलपमेंट कम्स बिफोर लर्निंग, यानी कि पहले जो आपका डेवलपमेंट होता है, आपकी एज बढ़ती है, फिर उसके बाद ही आपकी लर्निंग होती है। ठीक है, तो ये चीज़ प्याजे मानते हैं। और मैंने यहाँ पे लेव एगोट्स्की का इसलिए जिक्र किया क्योंकि लेव एगोट्स्की का जिक्र आगे भी आएगा, क्योंकि लेव एगोट्स्की ने जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था उसमें भी सीखने की बात की थी, और मानसिक प्रत्ययों से सीखने की भी बात की थी उन्होंने, संज्ञान पे भी बात की थी। तो उसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो प्रोसेस होती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की, उस प्रोसेस में आप या तो इनको की ऑब्जेक्टिव समझिए, जो कि मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ आपको, ऑर्गेनाइजेशन, अडेप्टेशन वगैरह, या तो इनको की ऑब्जेक्ट समझिए या फिर प्रोसेस समझिए। तो प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन को हम उदाहरण के साथ समझें, किसको कहते हैं। संगठन वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे अपने अनुभवों और जानकारियों को मानसिक रूप से व्यवस्थित करता है, वह उन्हें विभिन्न श्रेणियों कैटेगरीज में बांटता है। ठीक है, उदाहरण, एक बच्चा जिसे कुत्ता पहचानना आता है। ठीक है, एक बच्चा है जिसे कुत्ता पहचानने आता है, वह धीरे धीरे जानवरों को समूह में बांटना शुरू करता है, जैसे कुत्ते, बिल्ली, पक्षी आदि। ऑर्गेनाइजेशन में आप ये समझिए कि ये इनिशियल स्टेज है। ठीक है, बच्चा जब सीख रहा है, उसने कुत्ता मतलब देखा कि एक आकृति है जिसके 4 पैर हैं और वो इस प्रकार से भौंक रहा है या फिर क्रियाएं कर रहा है, तो उसने देखा कि कुत्ता जिसके 4 पैर हैं, मतलब कि उसके मन में ये आया कि जिस किसी के भी 4 पैर हैं वो कुत्ता है। ठीक है, इस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इनिशियली कुत्ते को देखने के बाद जो उसके मन में परसेप्शन उठा, वो ये उठा कि एक आकृति जिसके 4 पैर हैं तो वो कुत्ता है। अब उसको जो सोचना है वो ये भी देखना है कि बिल्ली अलग है, पक्षी अलग हैं, ये सब चीज़ें अलग अलग हैं। लेकिन उसने अभी तक केवल अपने मानसिक प्रत्यय में केवल ये चीज़ ली है कि एक आकृति जिसके 4 पैर हैं वो कुत्ता है। ठीक है, अब अडेप्टेशन कैसे होगा। अडेप्टेशन के अंदर कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे कि एसिमिलेशन जिसको कहते हैं हम समावेशन, और अकोमोडेशन जिसको कहते हैं हम समायोजन। ठीक है, अडेप्टेशन कहते हैं, अडेप्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग टू न्यू इन्फॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस। इट हैज़ 2 पार्ट्स, एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। तो अडेप्टेशन कहते हैं जब नई इन्फॉर्मेशन आती है। ठीक है, नई इन्फॉर्मेशन उसके दिमाग में आती है कि जिसके 4 पैर हैं वो केवल कुत्ता नहीं बल्कि कोई और जानवर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये नई प्रोसेस उसके दिमाग में आई, तो इसको अडेप्टेशन कहते हैं। अब अडेप्टेशन के भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है एसिमिलेशन यानी कि समावेशन, एक होता है अकोमोडेशन यानी कि समायोजन। ठीक है, एसिमिलेशन कहते हैं फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमाज। स्कीमाज यहाँ पे शब्द आपने देखा, स्कीमाज को कहते हैं जब आप कोई भी चीज़ सीखते हैं तो आपके दिमाग में कुछ पैटर्न बनते हैं सीखने के। ठीक है, कोई भी चीज़ सीखते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा एक प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग भी है सीखने के सिद्धांत में, जैसे कि आप सीखते हैं तो सरल से कठिन सीखते हैं। ठीक है ना, तो जो चीज़ आपने पहले सीखी हुई है फिर उसको एडजस्ट भी करते हैं। ठीक है, तो वो एक तरीके से हम कहें एसिमिलेशन समावेशन का हिस्सा होती है। ठीक है, एकोमोडेशन यानी कि समायोजन किसे कहते हैं, चेंजिंग एग्जिस्टिंग स्कीमाज टू फिट न्यू इन्फॉर्मेशन। अब जब आपके मन में जो स्कीमाज बने हुए हैं उनको नई इन्फॉर्मेशन में लेके आते हैं, जैसे कि बच्चे ने कुत्ता देखा था, उसके मन में स्कीमा बना हुआ था कि ये जो जानवर है इसके 4 पैर हैं। ठीक है, तो उसने अपने मन में स्कीमा बना लिया कि इसका नाम कुत्ता है। ठीक है, तो अभी उसके मन में ये नई इन्फॉर्मेशन आई कि जानवर और भी हैं जिनके 4 पैर हो सकते हैं, तो ये उसके एग्जिस्टिंग स्कीमा यानी कि मन में जो पैटर्न बना हुआ था उसको उसने नई इन्फॉर्मेशन में तब्दील किया कि और भी जानवर हैं जिनके 4 पैर हो सकते हैं, तो उसको कहते हैं एकोमोडेशन यानी कि समायोजन। ठीक है,
एग्जाम्पल हिंदी में सुने तो अनुकूलन वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चा नए अनुभवों के अनुसार अपने सोचने के तरीकों को बदलता है। इसमें दो भाग होते हैं, जिसमें समावेशन यानी कि नई जानकारी को पुराने ढांचे में फिट करना, ठीक है। समायोजन, जब पुराना ढांचा काम नहीं करता तो उसे बदलना, ठीक है। जैसे कि बच्चा पहली बार ज़ेब्रा को देखकर उसे घोड़ा कहता है, ये समावेशन हो गया, ठीक है। यानी कि उसने ज़ेब्रा को देखा और उसे घोड़ा बोल दिया, ठीक है। बाद में जब उसे पता चलता है कि यह अलग जानवर है तो वह अपने ज्ञान को बदलता है, ये आपका समायोजन हो गया, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको समावेशन समायोजन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब एक जो अभी दो चीज़ हमने पढ़ी थी, एक आपका पढ़ा था हमने शुरुआत में ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा पढ़ा हमने अडेप्टेशन। अडेप्टेशन कैसे होता है, इसके दो पार्ट होते हैं या दो प्रक्रिया होते हैं, जिनमें असिमिलेशन और एकोमेंडेशन यानी कि समावेशन और समायोजन। और अब जो हम तीसरा पढ़ने वाले हैं वो है इक्विलिब्रेशन, ठीक है। इक्विलिब्रेशन मतलब कि संतुलन स्थापित करना। संतुलन स्थापित करना वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चा समावेशन और समायोजन, ठीक है, अडेप्टेशन के जो पार्ट हैं, ठीक है, समावेशन और समायोजन के बीच संतुलन बनाता है ताकि उसका ज्ञान स्थिर हो सके, ठीक है। जैसे कि जब बच्चे को लगता है कि उसकी पुरानी जानकारी अब सही नहीं है तो ये एक तरीके से असंतुलन हुआ, ठीक है। उसकी पुरानी जानकारी जो थी कि उसने जो है एक तरीके से घोड़ा देखा था और उसको ज़ेब्रा बोल दिया, ज़ेब्रा देखा था उसको घोड़ा बोल दिया, तो ये उसकी पुरानी जानकारी थी जो कि सही नहीं है। तो वह अपने विचार बदलता है और नया संतुलन स्थापित करता है, ठीक है। तो इसको संतुलन कहते हैं या इक्विलिब्रेशन कहते हैं, ठीक है। स्टेजेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो जो स्टेजेज होती हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, एक होती है सेंसरी मोटर, ठीक है। सेंसरी मोटर की जो एज होती है वो होती है 0 से 2। तो इसको इंद्रियों और हरकतों से सीख, आपकी 5 इंद्रियां होती हैं, कान, आँख, नाक, मुंह, त्वचा, ठीक है। तो इन्हीं से बच्चा सीखता है 0 से 2 साल की उम्र में। इसको और डिटेल में हम आगे पढ़ने वाले हैं। दूसरी होती है आपकी, इनके हिंदी नाम भी पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरी होती है आपकी प्री ऑपरेशन, जिसकी एज होती है आपकी 2 से 7 साल तक, ठीक है। इसको प्रतीकात्मक सोच कहते हैं हम, जिसमें तर्क नहीं होता है, ठीक है। इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, ठीक है। कॉन्क्रीट ऑपरेशन की जो एज होती है आपकी 7 साल से लेकर 11 साल तक। इसमें क्या होता है कि आपकी लॉजिकल थिंकिंग अबाउट रियल थिंग्स, मूर्त चीज़ों पर तर्क करना स्टार्ट कर देता है बच्चा। और जो चौथी होती है वो होती है फॉर्मल ऑपरेशन, जिसकी एज का ग्रुप होता है आपका 11 से 15। इसमें कल्पनात्मक और वैज्ञानिक सोच शामिल होती है, ठीक है। तो इसको अब डिटेल में पढ़ें हम। सेंसरी मोटर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संवेदी संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। संवेदी संक्रियात्मक अवस्था या फिर कहें ज्ञानेंद्रिय अवस्था या फिर कहें गामक अवस्था। तो इसमें क्या होता है, बच्चा दुनिया को छूकर और देखकर समझता है, ठीक है। यानी कि वो जब हाथ लगाता है या फिर देखता है अपनी नई आँखों से तो समझता है। अब समझने की प्रक्रिया मैंने आपको समझाई थी अभी पहले, ठीक है। फिर मूर्त तार्किक अवस्था होती है ये कि वो प्रेजेंट में रहता है, ठीक है। उसको कोई मतलब नहीं कि पास्ट में मतलब क्या हुआ था या फिर फ्यूचर में क्या हुआ था, ये एक तरीके से उसके मन में नई चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो मूर्त तार्किक अवस्था कहते हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी कि चीज़ें आँखों से ओझल होने पर भी अस्तित्व में होती हैं। बच्चा सीखता है कि चीज़ें जो है आँखों से ओझल हो जाती हैं फिर भी अस्तित्व में होती हैं, तो ये सीख जाता है, ठीक है। अब इसकी 6 सब स्टेज होती हैं। इनमें 6 सब स्टेज में क्या होता है, जैसे कि पहली होती है रिफ्लेक्स प्रोसेस, जिसको कहते हैं हम बर्थ से 1 महीने तक चलती है, जिसको प्रतिवर्ती क्रिया या परावर्तनीय प्रक्रिया कहते हैं। ये टॉपिक लम्बा है, काफ़ी लम्बा है। प्याजे को समझने के लिए आप ये समझिए कि एक तो प्याजे समझने के लिए आपको बहुत माथापच्ची करनी पड़ती है जब आप प्याजे को समझना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जो यहाँ पे आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें वो लिखने की कोशिश की है। तो आपको ये 6 सब स्टेजेज जो आप पढ़ रहे हैं इनको आप ज़रूर याद रखिएगा कि एक रिफ्लेक्सिव प्रोसेस होती है जिसको हिंदी में कहते हैं प्रतिवर्त क्रिया और परावर्तन प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। जन्म से लेकर 1 महीने तक इसका जो है कार्यकाल होता है।
ठीक है। तो जो सब स्टेजेज हैं उनमें भी बच्चा जैसे सीखता है तो उसमें अलग अलग डेवलपमेंटल एज होती है। जैसे कि बर्थ से 1 महीने तक क्या सीखता है बच्चा, बर्थ से 1 महीने तक एक तरीके से हम कहें तो लिकिंग की जो प्रोसेस होती है वो सीखता है। ठीक है। अब उसके बाद होती है आपकी प्राइमरी सर्कुलर प्रोसेस, जिसकी जो एज होती है वो होता है 1 to 4 मंथ्स, 1 से 4 महीने तक बच्चा सीखता है। प्रमुख वृत्तीय क्रिया कहते हैं इसको, या फिर कहते हैं प्राथमिक चक्रीय प्रक्रिया। 1 से 4 महीने तक बच्चा सीखता है और इसमें दोहराने की क्रिया सीखता है। एक तरीके से जो चीज़ें करता है उनको दोहराता है। ठीक है। तो दोहराने की विकास की क्रिया कह सकते हैं। ठीक है। सेकेंडरी सर्कुलर प्रोसेस होती है जिसको हिंदी में कहते हैं गौण वृत्तीय या फिर चक्रीय प्रक्रिया। अब आप जब हिंदी नाम देखते हैं तो आपको कभी कभी डर लग जाता होगा कि भैया इंग्लिश में तो ठीक है लेकिन हिंदी में तो अलग ही नाम चल रहे हैं। ये हिंदी में वही नाम लिखने की मैंने कोशिश की है जो कि आपके एग्ज़ाम्स में, प्रीवियस एग्ज़ाम्स में यूज होते हैं। ठीक है ना। जब आप मनोविज्ञान पढ़ते हैं तो हिंदी का जो पोर्शन होता है उसमें जो नाम, जो टर्मिनोलॉजी होती है वो यही यूज होती हैं। तो अगर मैं कोशिश करूँ इसको और सरल रूप में लिखने की तो आपको एग्ज़ाम के टाइम पे कन्फ्यूजन हो सकता है कि आपने कुछ और पढ़ा था लेकिन एग्ज़ाम में क्वेश्चन कुछ और आ गया। तो हिंदी में जो टर्मिनोलॉजी है वो यूँ की त्यों लिख देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। या फिर यूँ की त्यों याद कर लेना। जैसे कि गौण वृत्तीय हिंदी नाम है तो आप इसको ऐसे ही याद कर लीजिए कि गौण वृत्तीय क्रिया जो होती है वो 4 से 8 महीने तक होती है। ठीक है। इसमें क्या होता है, थर्ड स्टेज में शरीर में ऐठन यानी कि एक तरीके से करवट लेना या फिर अंगड़ाई लेना, तो ये जो होती है ये 4 से 8 महीने के भीतर होती है। ठीक है। कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी प्रोसेस 8 से 12 महीने के बीच में होती है। कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी प्रोसेसेस हिंदी में इसका नाम है गौण स्कीमेटा। ठीक है। और इसको द्वितीयक प्रक्रियाओं का समन्वय कहते हैं। 8 से 12 महीने के बीच में होती है। बच्चा अनुकरण करना प्रारंभ कर देता है। ठीक है। बच्चा अनुकरण करना प्रारंभ करता है यानी कि वो देखता है चीज़ों को कि कैसे मम्मी पापा क्रिया कर रहे हैं, उसको वो अपने आप में ही करने की कोशिश करता है। ये 8 से 12 महीने के बीच में क्रियाएं होना शुरू होती हैं। पांचवी आपकी टेरिटरी सर्कुलर प्रोसेस 12 से 18 महीने के बीच में, इसको हम कहते हैं तृतीयक वृत्तीय या चक्रीय प्रक्रिया। यानी कि 12 से 18 महीने के बीच में इसका काल होता है और इसमें बच्चा उत्सुकता प्राप्ति कर लेता है एवं त्रुटि की क्रियाएं भी करता है। जैसे कि उत्सुकता प्राप्ति में आपने देखा हो कि बच्चा कभी कभी हंसने लग जाता है और आप भी उसके साथ ही हंसते हैं लेकिन आपको समझ में नहीं होता कि बच्चा इतना खुश क्यों हो रहा है। तो इसी को कहते हैं उत्सुकता प्राप्ति। 12 से 18 महीने के बीच में बच्चा ये सब चीज़ें करने लगता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी कि वस्तु स्थायित्व अवस्था 18 से 24 महीने के बीच में। वस्तु स्थायित्व अवस्था में क्या होता है कि वो छिपी वस्तुओं को खोजना चालू करता है। ठीक है। और वस्तुओं के पीछे भागना चालू करता है। तो इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। यानी कि अब वस्तुओं को पहचान भी रहा है, वस्तुएं आपने छिपाई कहाँ थी उनको भी ढूंढ रहा है। ठीक है। और वस्तुओं के पीछे भी भाग रहा है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ तक उसका संज्ञानात्मक विकास यानी कि मानसिक विकास हो चुका है। और ये मानसिक विकास कब तक होता है आपका, 18 से 24 महीने यानी कि 2 साल के अंदर। ठीक है। तो आपने अभी पढ़ा आपका सेंसरी मोटर डेवलपमेंट जिसकी आपकी एज थी 0 से 2। ठीक है। 0 से 2 यानी कि 2 साल तक। अब हम पढ़ेंगे 2 से 7 साल तक विकास कैसे होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्राक संक्रियात्मक अवस्था, और इंग्लिश में हम कहते हैं इसको प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है। तो ये बहुत प्रमुख अवस्था है क्योंकि इसमें बच्चा बहुत तेज़ी से भी सीखता है। बच्चा मैं केंद्रित होता है, ईगोसेंट्रिक होता है। ठीक है। बच्चा जो होता है वो दुनिया को अपने दृष्टिकोण से देखता है और दूसरे के दृष्टिकोण को महत्व को जो समझने में सक्षम नहीं होता है। ठीक है। तो वो अपने ही दृष्टिकोण से दुनिया को देखता है, दूसरा क्या सोचता है, क्या दृष्टिकोण है उसका, उससे उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसको कहते हैं ईगोसेंट्रिक। ठीक है। तो बच्चा मैं केंद्रित होता है कौन सी अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, जिसको इंग्लिश में हम ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। अमूर्त तार्किक अवस्था होती है ये। ठीक है। यानी कि आप अभी तक देख रहे थे कि जो बच्चा है उसके सामने जब चीज़ें हैं तो वो उनको देख पा रहा है, उनके बारे में विचार कर पा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर बच्चा समझ सकता है कि जो चीज़ें उसके सामने भी नहीं है
तो लेकिन वो एग्जिस्ट करती हैं, तो इसको हम कहते हैं अमूर्त। ठीक है, तो अमूर्त अतार्किक अवस्था, लेकिन उसमें वो तर्क नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उसको इसलिए अतार्किक कहते हैं। ठीक है, लॉजिक नहीं लगा पाएगा कि वो क्यों नहीं है या फिर कैसे नहीं है। ठीक है, तो इसको अमूर्त अतार्किक अवस्था भी कहते हैं। सिंबॉलिक थॉट प्रोग्रेसिव। ठीक है, सिंबॉलिक थॉट यानी कि आपके प्रतीकात्मक विचार उत्पन्न हो जाते हैं इस अवस्था में। ठीक है, प्रतीकात्मक विचार से हम कहें कि आप, जैसे मैंने बताया कि अभी अमूर्त तार्किक अवस्था है, यानी कि आप केवल सिंबल से चीज़ों को सीखना चालू कर देते हैं। ठीक है, इरिवर्सिबिलिटी स्टेज कहते हैं इसको। इरिवर्सिबिलिटी स्टेज का मतलब कि बच्चा ये भेद नहीं कर पाता है कि चीज़ें पहले जैसी हो सकती हैं। यानी कि अगर कोई कांच का जो है मतलब मान लीजिए आपने कोई ऐसा खिलौना है जिसको वो तोड़ के और दोबारा लगाया भी जा सकता है, तो बच्चा ये भेद करने में सक्षम नहीं होता कि इसको दोबारा लगाया जा सकता है। वो बस उसे टूटता हुआ देखता है और ये मान के बैठता है कि ये अब दोबारा से उसी पोजीशन में या फिर उसी जगह पर नहीं आ सकता, तो इसको कहते हैं इरिवर्सिबिलिटी स्टेज। तो इस प्रकार का थॉट बच्चा इस एज में डेवलप करता है। स्टेज ऑफ ईगोसेंट्रिज्म, जैसा कि मैंने अहम केंद्रवाद आपको बताया था, अहम केंद्र, तो इसकी भी दो स्टेज हैं। एक है आपकी प्री कंसेप्चुअल स्टेज, जिसको कहते हैं हम प्राक संप्रयात्मक अवस्था, जिसमें जो है एनिमिज्म, जीववाद होता है। ठीक है, क्या होता है आपका जीववाद। जीववाद में क्या होता है कि कोई निर्जीव वस्तु है उसको भी वो जीवित मानता है। ठीक है, जीववाद में क्या होता है, कोई भी निर्जीव वस्तु है, आपने देखा होगा बच्चे अकेले अकेले खिलौने से भी बात करते हैं, तो उसको कहते हैं जीववाद, यानी कि वो ये मान के चलता है कि इसमें भी जान है। ठीक है, और सेंट्रेशन यानी कि केंद्रीयकरण कहते हैं। दो प्री कंसेप्चुअल स्टेज के जो दो स्टेज हैं उसमें सेंट्रेशन कहते हैं कि एक बच्चा घटना को समझने के लिए किसी विशेषता या एक पक्ष पर ध्यान देते हैं। जैसे बालक एक छोटे गिलास की तुलना में एक लंबे और पतले गिलास में दूध पीने की जिद करता है, तो वो दूसरा कोई मतलब उसका स्टोरी समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, वो उसके मन में है कि बस छोटा और लंबा गिलास हो उसमें पीने की जिद करता है। तो ऐसे इसको कहते हैं हम सेंट्रेशन, केंद्रीयकरण। ठीक है, स्टेज ऑफ ईगोसेंट्रिक में दूसरी स्टेज है आपकी इंट्यूटिव स्टेज, यानी कि अंतःप्रज्ञा। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे अपने प्रश्न का उत्तर पाना चाहता है, लेकिन उसमें प्रश्न करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। ठीक है, बच्चा अपने प्रश्न का उत्तर पाना चाहता है और उसमें जो प्रश्न करने की जो प्रवृत्ति होती है वो बढ़ जाती है। जैसे कि वो सोचने लगता है कि आकाश नीला क्यों है, वृक्ष कैसे बढ़ते हैं, तो इसको कहते हैं हम इंट्यूटिव स्टेज। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसकी जो एज होती है वो होती है आपकी 7 से 11 वर्ष। ठीक है, इसको हम कहते हैं मध्य एवं विलंबी बाल्यावस्था। ठीक है, इसमें तार्किक विचार उत्पन्न हो जाते हैं, यानी कि अभी तक आपने देखा था कि अतार्किक विचार थे उसके मन में, तो अभी वो चीज़ों को देख रहा है, उनके बारे में तर्क भी उत्पन्न कर रहा है अपने दिमाग में और सोच रहा है कि चीज़ों को लॉजिकली कैसे फ्रेम किया जाता है, ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में आना शुरू कर देती हैं, तो इसको कहते हैं तार्किक विचार। ठीक है, और ये कौन सी स्टेज में हो रहा है आप इसको ध्यान रखिएगा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और इस अवस्था की जो एज ग्रुप है वो है 7 से 11। रिवर्सिबिलिटी स्टेज कहते हैं इसको, यानी कि मैंने आपको बताया था कोई ऐसा खिलौना है जिसको वापस अपने रूप में लाया जा सकता है, यानी कि उसको छिन्न भिन्न करने के बाद भी अपने रूप में लाया जा सकता है। तो पहले जो अवस्था थी उसमें इरिवर्सिबिलिटी स्टेज थी, यानी कि बच्चा ये डेवलप नहीं कर पा रहा था, अपने अंदर ये सेंस डेवलप नहीं कर पा रहा था कि इसको वापस अपनी अवस्था में लाया जा सकता है। लेकिन जैसे ही वो इस एज ग्रुप में आता है 7 से 11 वाले में और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, तो वो इस सेंस को डेवलप कर लेता है कि चीज़ें दोबारा भी उसी मतलब उसी रूप में फ्रेम की जा सकती है, वो खिलौना उसी रूप में फ्रेम किया जा सकता है। तो इसको हम कहते हैं कि रिवर्सिबिलिटी स्टेज, उसके दिमाग में जो है रिवर्सिबिलिटी यानी कि चीज़ों को उसी क्रम में लाने की जो सोच होती है वो डेवलप हो जाती है। सीक्वेंसिंग एंड कॉम्प्लेक्सिटी
यानी कि बच्चा सीक्वेंस से चीज़ों को देखना शुरू कर देता है। संरक्षण, कन्वेंशन और यथार्थवादी दृष्टिकोण का विकास होता है, ठीक है। स्थानिक सोच का विकास होता है। स्थानिक सोच आप जानते हैं कि ज़्यादातर रास्ता कहाँ से कहाँ हो गई, सब चीज़ें उसके दिमाग में बड़ी अच्छी तरीके से आ जाती हैं, तो हम कह सकते हैं स्थानिक सोच का विकास होता है, ठीक है। संरक्षण या कन्वेंशन, इसमें क्या होता है कि लंबाई, भार, क्षेत्र, दूरी, दिशा का ज्ञान उसको हो जाता है, इसको कहते हैं संरक्षण, कि लंबाई का, भार का, क्षेत्र का, दूरी, दिशा, इन सब चीज़ों का ज्ञान हो जाता है, ठीक है, ठीक है। यथार्थवादी दृष्टिकोण का विकास होता है। स्थानिक सोच का विकास होता है, जैसे स्थान, विस्तार, समझ, दिशा, दूरी, नक्शे की समझ का विकास, ये सब विकास होता है उसका, ठीक है। अब आपकी जो लास्ट स्टेज है वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम कहते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर रूपात्मक अवस्था। कई नाम हैं, अगर आप सारे नामों को याद करके रखें तो कभी ऐसा भी कोई भी नाम आ जाता है और आप कंफ्यूज ना हो उसमें कि ये कौन सी स्टेज है, इसलिए लगभग सारे नामों को ही आप याद करके रखें तो उसमें फ़ायदा होता है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि बच्चा सैद्धांतिक और काल्पनिक सोच करने लगता है। सैद्धांतिक सोच मतलब कि बच्चा जो है वो अपने व्यूज़ भी रखने लगता है किसी भी टॉपिक को लेकर, किसी भी परिदृश्य को लेकर, ठीक है, तो उसका अपना भी एक विचार हो सकता है, ठीक है। इसको अमूर्त तार्किक अवस्था कहते हैं, ठीक है। अमूर्त तार्किक अवस्था मतलब कि जैसे मैंने पिछली स्टेज में भी बताया था कि चीज़ें उसके सामने नहीं है लेकिन फिर भी वो उन पर बहुत अच्छे से तर्क कर सकता है, उनके ऊपर अपने विचार रख सकता है, तो उसको अमूर्त तार्किक अवस्था भी कहते हैं। किशोरों के विचार उच्च अमूर्त, तर्कपूर्ण एवं आदर्शवादी होने लगते हैं। यहाँ पे लॉजिकल एंड आइडियलिस्टिक जो विचारधारा है वो उत्पन्न हो जाती है। दूसरे के विचार का मूल्यांकन करने में अधिक सक्षम होते हैं, यानी कि दूसरे ने कुछ कहा है तो उसके पीछे क्या लॉजिक है, ठीक है, अच्छाइयाँ बुराइयाँ क्या हैं, उसका मूल्यांकन करने में अधिक सक्षम हो जाते हैं। 11 से 15 की एज, जिसको कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। परिकल्पनात्मक और निगमनात्मक तर्कना, इसको हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं हाइपोथेसिस डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्कना, इसको कहते हैं हाइपोथेसिस डिडक्टिव रीजनिंग। इसमें होता है समस्या समाधान करने में किशोरों का चिंतन अधिक व्यवस्थित होता है, ठीक है। व्यवस्थित होता है मतलब कि उनको क्रम पता होता है कि कोई समस्या है उसको सरल से कठिन या कैसे सॉल्व करना है, इन चीज़ों का ज्ञान उनको हो जाता है। प्रस्तावनात्मक साध्यात्मक विचार, इसको प्री पोजिशनल थॉट कहते हैं, और इसमें क्या होता है आपका कि किशोरों में वास्तविक संसार की परिस्थिति को देखे बिना, ठीक है, यानी कि प्रेजेंट सिचुएशन क्या है उसको देखे बिना शाब्दिक कथनों के तर्कों द्वारा मूल्यांकन करने की योग्यता को प्रस्तावित विचार कहते हैं, ठीक है। तो प्रस्तावनात्मक साध्यात्मक विचार क्या है कि किशोरों में वास्तविक संसार की परिस्थिति को देखे बिना शाब्दिक कथनों के तर्कों द्वारा मूल्यांकन करने की योग्यता को प्रस्तावित विचार कहते हैं, ठीक है। शाब्दिक कथन मतलब किसी ने ओरली कुछ भी बोला उसके ऊपर वो अपना विचार रखते हैं, ठीक है, बिना ये जाने कि दुनिया में वास्तविक संसार में क्या परिस्थिति है, ठीक है। तो पियाजे ने इस अवस्था को पांडुलम यानी कि दोलक की अवस्था भी कहा है। किशोरों को सृजनात्मक चिंतन का विकास हो जाता है, यानी क्रिएटिव वो सोचने लगते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग का विकास हो जाता है। अच्छा, ये हमने अभी तक आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ा था पियाजे का, ठीक है। तो पियाजे फेमस ही इसी के लिए है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। जैसा कि मैंने बताया था कि भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग क्षेत्रों में अपने अलग अलग थ्योरीज दी हैं, तो ऐसे ही जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में भाषा विकास को भी बताया है कि आपके भाषा विकास कैसे होता है, ठीक है। और इसको भाषा निर्धारण के रूप में विचार कहें तो इसमें जीन पियाजे ने कहा है कि बच्चे संसार का आंतरिक निरूपण, ठीक है, निरूपण मतलब फ्रेमिंग जो होती है वो आंतरिक निरूपण चिंतन के माध्यम से ही करते हैं, यानी कि जो थॉट उनके मन में आता है उसके माध्यम से ही वो अपने जो मन में विचार होते हैं उनको फ्रेम करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक शब्द आपको बताऊं, चिंतन। चिंतन और भाषा विकास में एक बहुत हम कहें कि अपने अलग अलग विचार मनोवैज्ञानिकों ने दिए हैं, ठीक है। तो चिंतन भाषा को प्रभावित करता है, ना कि भाषा चिंतन को प्रभावित करती है, ऐसा मानना है पियाजे का, जबकि वाइगोत्स्की का अलग विचार है इसमें।
अच्छा, कभी कोई भी मनोवैज्ञानिक पूरी तरीके से किसी भी मनोवैज्ञानिक के विरोध में नहीं रहता, क्योंकि कोई भी अगर हम थ्योरी पढ़ रहे हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं तार्किक चीज़ें हैं, तर्क हैं, कहीं ना कहीं वो चीज़ें सिद्ध होती हैं। तो पूर्णतः किसी भी थ्योरी को दरकिनार नहीं किया जाता। ठीक है, सर्वाधिक सिद्ध थ्योरी कौन सी है या फिर किस थ्योरी को ज़्यादा मतलब वैलिडेशन मिला है, इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो पियाजे के अपने विचार हैं, वैगोट्स्की के अपने विचार हैं, दोनों ही थ्योरी सही हैं। कहीं कहीं पियाजे की थ्योरी सही हो जाती है, कहीं कहीं वैगोट्स्की की थ्योरी सही हो जाती है। तो ऐसे करके हम लगभग सभी थ्योरीज को पढ़ते हैं और सभी का एक तरीके से हम कहेंगे समालोचना, यानी कि सबके बारे में समान रूप से सोचना और उनके बारे में अपने तर्क स्थापित करना। तो ये चीज़ें होती हैं जब हम पढ़ते हैं इन थ्योरीज को। तो ठीक है, तो पियाजे मानते हैं कि चिंतन भाषा को प्रभावित करता है, ना कि भाषा चिंतन को प्रभावित करती है। वाइगोट्स्की मानते हैं कि भाषा चिंतन को प्रभावित करती है, ना कि चिंतन भाषा को प्रभावित करता है। ऐसा वाइगोट्स्की का मानना है। ठीक है, वाइगोट्स्की के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और पियाजे क्या मानते हैं कि अर्थात विचार या चिंतन भाषा का निर्धारण करती है, यानी कि हमारे मन में जो होती है पहले विचार का निर्माण होता है। अच्छा, आपने देखा होगा कहीं ना कहीं पियाजे की ये थ्योरी आप अपने ऑब्जर्वेशन से भी देखें तो आपने देखा होगा कुछ बच्चे होते हैं वो उनके आप भाषा को नहीं समझ पाएंगे, यानी कि बहुत छोटा बच्चा है, 1 साल का, 6 महीने का, 1 साल का ही होगा लगभग, लेकिन वो ऐसे ही दा 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 करके और वो रिएक्शन ऐसे दे रहा है जैसे कि एकदम सीरियस वाली लड़ाई कर रहा है अपने किसी बड़े से। ठीक है, तो उंगली दिखा के बात कर रहा है या फिर, लेकिन उसकी भाषा में स्पष्टता नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि उसके मन में विचार तो है, विचार पहले जन्म लिया उसके मन में, लेकिन अभी तक उसके मन में भाषा ने जन्म नहीं लिया। ठीक है, तो ऐसा ही पियाजे का मानना है, यानी कि विचार या चिंतन वो भाषा को निर्धारण करते हैं। ठीक है, और भाषा जब सीखनी होती है तो भाषा को सीखने में दोनों ही पक्ष होते हैं आपके, इसमें सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव प्रमुख रूप से होता है। अच्छा, आगे पढ़ें। चिंतन की प्रक्रिया में भाषा मात्र एक साधन है, चिंतन अमूर्त है जबकि भाषा मूर्त है। बिल्कुल सही बात है, चिंतन तो आप आंतरिक रूप से करते हैं ना, जबकि भाषा आप प्रकट रूप से सबके सामने बोलते हैं। तो हम भाषा को मूर्त कह सकते हैं और चिंतन को एब्स्ट्रैक्ट यानी कि अमूर्त कह सकते हैं, और भाषा को कॉन्क्रीट यानी कि मूर्त कह सकते हैं। भाषा विचार के उत्पन्न होने के लिए आवश्यक नहीं होगी, यानी कि आपके मन में विचार आ सकता है बिना भाषा के। तो ये बात कहीं ना कहीं सिद्ध भी होती है कि विचार पहले आ जाता है, भाषा बाद में आती है। हालांकि इसके बारे में भी मनोवैज्ञानिकों के अपने अपने तर्क हैं। भाषा को समझने के लिए विचार आधार है, और पियाजे के अनुसार भाषा अपरिपक्व एवं आत्म केंद्रित होती है, यानी कि ईगो सेंट्रिक होती है। यहाँ पे कुछ मेजर बुक्स हैं जीन पियाजे की, मैंने बताई है आपको। कोई भी ऐसा टॉपिक मैं नहीं छोड़ना चाहता था इस नोट्स में कि कहीं से भी पियाजे से क्वेश्चन अगर आए तो वो अलग आए। अगर आपने मतलब सीरियसली इस पूरे वीडियो को सुना होगा तो मैं पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हूँ, क्वेश्चन कोई भी पियाजे से अगर आता है किसी भी एग्जाम में तो इस वीडियो के अलग नहीं आएगा। ठीक है, और किसी भी एग्जाम में आएगा ही आएगा, ये बात आप मान के चलिए, क्योंकि पियाजे को कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जो इग्नोर करता हो। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, आप देखिए। द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड 1923, द चाइल्ड्स कंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड 1926, फिर 1927 में पुस्तकें लिखी हैं पियाजे ने। हालांकि पुस्तकें 60 से ज़्यादा लिखी हैं, लेकिन ये कुछ प्रमुख पुस्तकें आप जब नोट्स पढ़ेंगे तो उनको जरूर मतलब कंसिडर कीजिएगा, याद कीजिएगा। द मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, द ओरिजिन ऑफ इंटेलिजेंस इन चिल्ड्रन, प्ले ड्रीम्स एंड इमिटेशन इन चाइल्डहुड, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी एंड द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, तो यहीं एंड करते हैं इस वीडियो का। हो सकता है ये वीडियो काफ़ी लंबी होगी, यूजुअल जो वीडियो आ रही हैं ठीक है उनसे लंबी हो सकती है, लेकिन ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट भी हो सकती है। इसलिए लगभग आपने अगर एक बार ही देखा होगा तो कोशिश कीजिएगा कि इन नोट्स को ज़रूर आप गो थ्रू करके जाएं। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आपका शायद ही बाहर आए इस PDF से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।